जब आपके पास मल्टीपल फोल्डर्स होते हैं, कुछ इस तरीके से मैं ड्रॉप डाउन करूं तो मैं उन्हें देख सकता हूं, इसके अंदर भी फोल्डर बने हुए हैं, इसके अंदर भी फोल्डर बना हुआ है, इसके अंदर भी फोल्डर बना हुआ है, इसके अंदर भी फोल्डर बना हुआ है। तो एक एक करके सबको खोलना बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग है, पर एक ट्रिक से आप इन सबको एक साथ खोल सकते हैं। कैसे? बस ऑल्ट होल्ड करो और इस वाले आइकन पे क्लिक करो, सारे फोल्डर्स, सब फोल्डर्स सब के सब एक साथ ओपन हो जाएंगे। वैसे इन्हें एक साथ क्लोज करना है तो ऑल्ट होल्ड करो, फिर से इस पे क्लिक करो, सारे बंद हो जाएंगे। अब आप इसे ओपन करेंगे तो ये वैसे ही एक एक करके ओपन करना पड़ेगा आपको। कई बार हम अपने डेटा को बहुत अच्छे से मैनेज करके रखते हैं, जैसे कि आप ये मेरा प्रोजेक्ट देखो, DaVinci 19.1 अपडेट पे मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसका ए रोल यहाँ पड़ा है, ऑडेसिटी जो कि रिकॉर्डिंग है, वॉइस रिकॉर्डिंग है, वो यहाँ पड़ी है और स्क्रीन रिकॉर्डिंग यहाँ पड़ी है। तो मैं इन सारे के सारे फोल्डर्स को सिलेक्ट करके सीधा ही इसमें इंपोर्ट करवा सकता हूँ। अगर मैं यहाँ ड्रैग करूँ तो फोल्डर स्ट्रक्चर के साथ ही इंपोर्ट हो जाएगा। तो मैंने यहाँ ड्रॉप किया और ये फोल्डर स्ट्रक्चर के साथ सारी की सारी फाइल्स इंपोर्ट हो गई। कुछ इस तरीके से इंपोर्ट करवाने पे मुझे एक और बेनिफिट मिलता है। अगर मैं इस फोल्डर को अपडेट करूँ, मान लीजिए इसमें कोई वीडियो फाइल डाल दूँ, Ctrl+C Ctrl+V, तो मैं डेटा मैनेज करके चल रहा हूँ, मैंने यहाँ पे अपनी फाइल पेस्ट कर दी। पर अब मुझे इसमें भी इंपोर्ट करवाना है क्योंकि ऑब्वियसली मैं मैनेज करके चल रहा हूँ, फिर इसे भी यहाँ इंपोर्ट करूँगा और फिर यहाँ पे एडिट करूँगा। बट ये तुम ऑटोमेटिकली भी कर सकते हो DaVinci के 19.1 वर्जन से। बस इस फोल्डर पे राइट क्लिक करो और जाओ ऑटोमेटिकली रीसिंक मीडिया फाइल्स, इसे ऑन कर दो। अभी ऑटोमेटिकली उस फाइल को उठा लेगा। जो भी इस फोल्डर के अंदर आप फाइल कॉपी करोगे वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगी। जैसे कि अब मैं इस फाइल को कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ से इसमें पेस्ट कर देते हैं। अभी ऑटोमेटिकली यहाँ अपने आप इंपोर्ट हो गई, अपडेट हो गई। कितना बेनिफिशियल है ये जब आप अपने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में काम कर रहे हैं। क्या आपको पता है आप मल्टीपल फोल्डर्स को एक साथ ओपन कर सकते हो? जैसे मैं इस ए रोल को और इस सिलेक्टेड को दोनों को एक साथ ओपन करना चाहता हूँ, तो कैसे करूँ? बस कंट्रोल होल्ड करो, इस फोल्डर पे क्लिक करो, दोनों फोल्डर्स एक साथ ओपन हो जाएंगे। जो भी फाइल्स इन दोनों के अंदर है सब दिखाई देगी। यहाँ से ऑडेसिटी पे क्लिक करूँ तो इसकी सारी फाइल्स भी शो करेगा, स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे क्लिक करूँ तो ये सारी फाइल्स भी शो करेगा। बस कंट्रोल होल्ड करके रखना और आप जितने भी फोल्डर सेलेक्ट करोगे सबकी फाइल्स आपको यहाँ शो करेगा। नॉर्मली हम ऑडियो और वीडियो को सिंक करने के लिए क्या करते हैं? जैसे कि यहाँ पे मेरी कैमरा रिकॉर्डिंग है और यहाँ पे मेरी वॉइस रिकॉर्डिंग है जो कि ऑडेसिटी में मैंने रिकॉर्ड की थी। तो हम क्या करते हैं, सारी कैमरा फुटेजेस को सिलेक्ट करते हैं, टाइमलाइन में लेके आते हैं, फिर ऑडेसिटी वाली फाइल्स को मैं सिलेक्ट करूँगा और इन्हें टाइमलाइन में लेके आऊँगा। टाइमलाइन में लेके आते ही मैं कंफ्यूज हो गया क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि कौन सी फाइल कहाँ से लिंक होगी। भाई ये रिकॉर्डिंग मेरी उल्टी पुल्टी सी मैं करी हुई है, पता नहीं क्या कर रखा है। खैर कुछ तो करना ही पड़ेगा, पर मुझे पता है ये आपस में कहीं ना कहीं तो लिंक होगा ही। तो मैं एक एक करके ट्राई करता हूँ। ये वाला जाके इसके साथ हुआ है। अब मैं पूरा कंफ्यूज हो चुका हूँ कि कहाँ से क्या लिंक होगा। ओह माय गॉड। तो आप देख रहे हो कितनी सारी कन्फ्यूजन है। एक तो मुझे एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि कौन सी फाइल किसके साथ लिंक होगी, फिर एक एक करके उसे लिंक करो, सिंक करो, कितना बड़ा झमेला है। पर ये सब कुछ तुम ऑटोमेटिकली कर सकते हो मीडिया पूल के अंदर ही। कैसे? मैं सबको डिलीट कर देता हूँ और इन सारी फाइल्स को मैं ले जाता हूँ इस वाले फोल्डर में जहाँ पे हमारी कैमरा क्लिप्स है, उसी के अंदर हमारी ऑडियो फाइल्स भी आ गई। अब मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा खाली जगह पे और यहाँ पे ऑटो सिंक ऑडियो पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे वेव फॉर्म सेलेक्ट करेंगे, सिंक कर देंगे। अभी ऑटोमेटिकली एनालाइज करेगा कि कौन सी क्लिप किस ऑडियो के साथ मैच करेगी, किस ऑडियो के साथ मैच नहीं करेगी। ये इसकी सिरदर्दी, अब मेरी सिरदर्दी नहीं है। तो इसने बता दिया कि ये डक्कर 2 और डुअल स्क्रीन ये वाले जो दोनों हैं ये नहीं मैच करे, जो कि मुझे पता था मैच नहीं करेंगे, ये वाले दोनों अलग ही हैं। ओके, तो अब मैं इस कैमरा फुटेज को इसके अंदर टाइमलाइन के अंदर लेके आऊँगा। तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे एक डॉट है, इसका मतलब ये है कि इसका ओरिजिनल ऑडियो नहीं है, इसने ऑडियो रिप्लेस कर दिया है। ये दूसरी वाली रिकॉर्डिंग वाली ऑडियो है। और कहाँ मैं सिर पकड़ के बैठा था, यहाँ पे सब कुछ इसने एक साथ कर दिया। आपके साथ ऐसा कभी हुआ होगा कि आपने पूरा का पूरा एडिट तैयार कर दिया, म्यूज़िक को भी की फ्रेम लगा के कुछ इस तरीके से एनिमेट कर दिया अपनी वीडियो के हिसाब से, पर अब आपको लग रहा है कि यार नहीं यार ये म्यूज़िक तो सेट ही नहीं बैठ रहा, मुझे कोई और म्यूज़िक यूज़ करना पड़ेगा। पर दिक्कत ये है कि अब सारे के सारे की फ्रेम्स लगाए कौन? वैसे लगाने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए ट्रिक ये है कि आप पहले ये म्यूज़िक सेलेक्ट करें, जहाँ से भी आप चाहते हैं कि ये स्टार्ट हो वहाँ से आप एक इन पॉइंट लगा दें। जैसे कि मैं यहाँ से इन पॉइंट लगा देता हूँ, लगाया। अब हमें इसे बताना भी है कि कौन से ट्रैक पे जाना है। तो ये A1 जो कि रेड आउटलाइन के साथ बना हुआ है, इसे आप ड्रैग करें उस ट्रैक पे जिस ट्रैक पे आपको रिप्लेस करवाना है। जैसे कि यहाँ पे
मैंने कर दिया। अब लास्ट बात जो ध्यान रखने वाली है वो ये कि ये प्ले हेड बिल्कुल स्टार्टिंग में होना चाहिए जहाँ से आपको रिप्लेस स्टार्ट करना है। तो मैं इसको बिल्कुल इस स्टार्टिंग पे ले जाऊँगा। अब मैं इस ऑडियो को सिलेक्ट करूँगा, कीबोर्ड पे F11 की प्रेस करूँगा एंड बूम, हो गया। इतना इजी है, सब के सब आपके की फ्रेम लग गए, जितनी लेंथ थी उतनी ही लेंथ है, सब कुछ वैसे के वैसे रिप्लेस हो गया, बस ऑडियो नहीं आ चुकी है। कई बार वीडियोस को सेंटर करने में दिक्कत आती है, ये समझ में नहीं आता कि यार इसका सेंटर है कहाँ। तो उसके लिए आपके काम आने वाला है ये वाला ऑप्शन। कभी यूज़ किया था इसे? इस पर क्लिक करो तो आपके लिए मल्टीपल ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे। एक सेफ एरिया है, आपको पता लग जाएगा कि 16:9 के लिए आप एक ओवरले ले सकते हैं। जैसे कि 4:5 पे क्लिक करूं तो आपको ये ओवरले दिखा देगा कि 4:5 में कुछ इस तरीके का फ्रेम बनेगा। हमें ये तो नहीं चाहिए, हमें चाहिए सेंटर। तो सेंटर, यहाँ पे सेंटर पे क्लिक करेंगे तो ये सेंटर बता देगा कि सेंटर कहाँ पे है। टाइटल पे क्लिक करेंगे तो ये सेफ एरिया दे देगा कि भाई इस फ्रेम के अंदर ही रखना जो टाइटल रखना है, बाहर रखोगे तो हो सकता है कट जाए, थोड़ा सा दिखे ना। मतलब ऐसे कुछ एक इन्होंने बना रखे हैं, काफ़ी अच्छे हैं। तो सेंटर वाला मैं सबसे ज़्यादा यूज़ करता हूँ, बाकियों को आप ऑफ भी कर सकते हैं और डिफ़ॉल्ट को भी बंद कर देते हैं। यहाँ से इसे बंद किया तो ये बंद हो जाएगा, यहाँ से इसे ऑन किया तो ये ऑन हो जाएगा। तो आप इससे एडजस्ट कर सकते हैं। मैं नाक को बिल्कुल इसकी सीधे में ले आता हूँ तो सेंटर में आ जाएगा। मतलब ये एक छोटा सा एग्जांपल है, ऐसे सेफ एरिया को आप यूज़ कर सकते हैं जब भी आपको सेंटर अलाइन करना हो या थोड़ी बहुत छोटी मोटी एडजस्टमेंट करनी हो पोजीशन की, थोड़ा सेफ एरिया के लिए। कई बार हमें वैल्यूज़ को बहुत ही स्मूथली चेंज करना होता है, ये बहुत फास्ट चेंज हो रहा है, इसे स्मूथली चेंज करना है। तो उसके लिए आप शिफ्ट होल्ड कर सकते हैं। फिर जब आप चेंज करेंगे तो बहुत ही धीरे धीरे चेंजेस आएंगे, तो आप बारीकी से इसमें एडजस्टमेंट कर सकते हैं। पर क्या हो जब हमें और भी बारीकी से एडजस्टमेंट करनी हो, जब हमारे लिए पॉइंट, डेसिबल्स, एक एक वैल्यू मैटर करती हो, तब क्या करेंगे? तो उसके लिए बस इस पर डबल क्लिक करो तो आपके लिए एक डंडा सा आ जाएगा। अभी डंडा सा क्या बोलते हैं इसको, मैं तो भूल गया। ठीक है, अब अगर आप अप और डाउन एरो प्रेस करेंगे तो आप यहाँ पे वैल्यू चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं अभी प्रेस करूँ तो इस तरीके से मैं वैल्यू चेंज कर सकता हूँ एक एक करके। और तो और अगर आपको दूसरे वाली वैल्यूज़ चेंज करनी है तो आप लेफ़्ट एरो प्रेस करो तो ये इस वैल्यू पे आ जाएगा। अब मैं चेंज करूँगा तो ये वाली वैल्यू चेंज होगी। फिर से लेफ़्ट किया, इस वैल्यू को चेंज कर लो, फिर से लेफ़्ट किया, इस वैल्यू पे आ गए। कुछ इस तरीके से आप क्विकली एरो बटन की मदद से वैल्यूज़ को चेंज कर सकते हो। कुछ इस तरीके से ग्राफ में हमें की फ्रेम्स को ईज इन ईज आउट करना तो आता है, पर क्या आप जानते हैं इसका एक और तरीका भी है? मैं यहाँ पे एक की फ्रेम लगा देता हूँ, इसके जूम पे यहाँ मैंने एक की फ्रेम लगाया। अब मैं थोड़ा सा आगे गया लगभग यहाँ और इससे जूम इन कर दिया। अब मुझे इसे ईज इन ईज आउट करना है तो मैं कैसे करूँगा? बस इस की फ्रेम वाले बटन पे राइट क्लिक करो और ये ईज इन कर दो और फिर दूसरे वाले की फ्रेम पे जाएंगे कुछ यहाँ से और राइट क्लिक, ईज आउट। इस तरीके से ईज इन ईज आउट आप कर सकते हैं। कई बारी हम ट्रांजिशंस में कुछ अपने कस्टम एलिमेंट्स डाल देते हैं। जैसे कि मैं इन दोनों वीडियोस के बीच में एक ट्रांजिशन लगाता हूँ। इफेक्ट्स के अंदर गए, वीडियो ट्रांजिशन, यहाँ से मैं पुश को उठाता हूँ और यहाँ लगा देता हूँ लाइक दिस। अब मैं क्या करता हूँ, इसकी ड्यूरेशन एक तो बढ़ा देता हूँ, यहाँ से सिलेक्ट किया, इसे बंद कर देते हैं। इंस्पेक्टर के अंदर गए, यहाँ से पुश लेफ़्ट की जगह पुश राइट कर दिया, मोशन ब्लर को इंक्रीज़ कर दिया हल्का सा, यहाँ से ईज़ को मैं ईज़ इन ईज़ आउट कर देता हूँ कुछ इस तरीके से। अब हम इसे प्ले करेंगे तो कुछ इस तरीके की ट्रांजिशन बन गई। अब मैं चाहता हूँ कि हमेशा मुझे ऐसी ही ट्रांजिशन मिले। अब मैं बार बार ट्रांजिशन लगाऊँ, फिर ये सब सेटिंग्स करूँ, ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। उसके लिए मैं एक प्रीसेट बना सकता हूँ। कैसे? बस इस ट्रांजिशन पे राइट क्लिक करो, यहाँ से क्रिएट अ ट्रांजिशन प्रीसेट, इस पर क्लिक करो। मैं इसे पुश राइट TG नाम दे दूँगा ताकि मुझे रिमेंबर है कि ये मेरा प्रीसेट है। इससे मैंने ओके किया तो यहाँ से इफेक्ट्स के अंदर जब मैं जाऊँगा तो मुझे यहाँ पे अपना एक सेक्शन मिलेगा। इसके अंदर मैं नीचे जाता हूँ तो एक सेक्शन है यूज़र, इसके अंदर मेरी जो भी प्रीसेट बनाए होंगे वो सब के सब शो होंगे। जैसे कि ये पुश राइट TG। अब मैं इसे डिलीट कर दूँ चाहे और इसे वापस से यहाँ अप्लाई करूँ तो ये सेम ड्यूरेशन, सेम पुश राइट और सेम मोशन ब्लर और इन आउट के साथ आएगा। मुझे बार बार ये सेटिंग्स नहीं करनी पड़ेगी। तो आई होप ये ट्रिक्स आपके बहुत काम आएंगी। ये इस सीरीज़ का पार्ट 1 था, इसका पार्ट 2 भी बहुत जल्दी आएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।